आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम का प्रूफ करने लगे हैं। जैसा कि हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्लेन कर्व्स किया था कि अगर हमें किसी कर्व का साइंड कर्वेचर गिवन हो तो हम वो कर्व मालूम कर सकते हैं। इसी तरह से हम स्पेस कर्व्स के लिए करने लगे हैं। थ्योरम ये है, अगर हमें कोई कर्वेचर और टॉर्शन गिवन हो तो हम ऐसी कर्व मालूम कर सकते हैं जिसका वो कर्वेचर और टॉर्शन हो। प्लेन कर्व्स की दफ़ा हमने कर्वेचर साइंड कर्वेचर ले लिया था और स्पेस कर्व्स की दफ़ा हम वो कर्वेचर ले रहे हैं पॉजिटिव। अगर कैपा एस और टॉर्शन एस दो स्मूथ फंक्शंस हों। कैसे फंक्शंस हों? स्मूथ फंक्शंस हो। स्मूथ फंक्शंस आपको मालूम है जिनके डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करते हैं, डिफाइन किए गए हैं, दोनों की डोमेन सेम है इंटरवल आई के ऊपर। देन देयर एग्जिस्ट, प्रूव ये करना है कि एग्जिस्ट करेगी। क्या चीज़ एग्जिस्ट करेगी? यूनिट स्पीड कर्व। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है कि एक यूनिट स्पीड कर्व एग्जिस्ट करेगी। किस तरह की यूनिट स्पीड कर्व होगी कि उस कर्व का जब आप कर्वेचर मालूम करेंगे तो वो इस स्मूथ फंक्शन कैपा के इक्वल आएगा और उस कर्व का जब टॉर्शन मालूम करेंगे वो इस स्मूथ फंक्शन टा के इक्वल आएगा। ये बात हमने प्रूफ करनी है। क्या प्रूफ करना है कि अगर दो स्मूथ फंक्शन दिए हुए हैं के और टॉर्शन एक इंटरवल आई के ऊपर, तो आप मालूम कर सकते हैं यूनिट स्पीड कर्व जिस कर्व का कर्वेचर और टॉर्शन ये गिवन फंक्शंस हों। और फिर सेकेंडली प्रूव ये करना है कि ऐसा नहीं है कि इस तरह की कर्व्स जो हैं अगर दो डिफरेंट लोग मालूम करें तो दो डिफरेंट आंसर्स आ जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रूव ये करना है कि अगर इस तरह की दो यूनिट स्पीड कर्व्स हैं जिन दोनों का कर्वेचर और टॉर्शन सेम है तो वो दो डिफरेंट नहीं हैं, वो दोनों आपस में कोइंसाइड कर सकती हैं। कैसे कोइंसाइड कर सकती हैं? एक आइसोमेट्री एग्जिस्ट करेगी एम। आइसोमेट्री आपको मालूम है क्या चीज़ होती है? आइसोमेट्री एक ऐसा फंक्शन होता है जो डिस्टेंस को मेंटेन रखता है, इमेजेस और पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस सेम रहता है। और चूंकि हम स्पेस कर्व्स की बात कर रहे हैं तो वो आइसोमेट्री किसकी होगी? स्पेस कर्व की होगी। और किस तरह की आइसोमेट्री होगी कि दोनों कर्व्स आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी थ्रू दिस आइसोमेट्री। दोनों कर्व्स कॉन्ग्रुएंट कर्व्स बन जाएंगी। हमने डिफाइन किया था कि दो कर्व्स कॉन्ग्रुएंट कर्व्स होती हैं अगर एक आइसोमेट्री हो कि एक कर्व पे आइसोमेट्री अप्लाई करें और दूसरी कर्व के इक्वल आ जाए। तो यही जो प्लेन कर्व के लिए किया था यही कुछ हमने स्पेस कर्व के लिए भी करना है। तो थ्योरम के दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि अगर के और टी जो है वो स्मूथ फंक्शंस हैं तो आप एक यूनिट स्पीड कर्व ढूंढ कर दें जिस यूनिट स्पीड कर्व का कर्वेचर इस के इक्वल हो और जिस यूनिट स्पीड कर्व का टॉर्शन इस टा के इक्वल हो। और दूसरा काम ये करना है कि अगर इस तरह की दो कर्व्स हैं तो वो दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आपको आर क्यूब की एक आइसोमेट्री एम मिल जानी चाहिए कि एक कर्व पे वो आइसोमेट्री ऑपरेट करें और दूसरी कर्व के इक्वल आ जाए। पहले हिस्से का प्रूफ करते हैं। ढूंढते हैं एक ऐसी कर्व जिस कर्व का कर्वेचर और टॉर्शन गिवन के और टा के इक्वल हो। याद करें प्लेन कर्व्स के लिए ऐसी कर्व हमने कैसे ढूंढी थी। हमने प्लेन कर्व में कहा था कि हमें चूंकि मालूम है कि डी फाई बाई डी एस जो है वो किसके इक्वल होता है? कर्वेचर के इक्वल होता है। तो सबसे पहले तो फंक्शन फाई ढूंढा जाए। फाई की मदद से हमने वो कर्व गैमा ढूंढी थी। आपको एक और बात याद करवा दूं। जब आपसे कहा गया था वो सारी कर्व्स ढूंढें जिनका कर्वेचर 0 होता है तो आपने कहा था चूंकि गैमा कर्व का डबल डेरिवेटिव जो है उसका मैग्नीट्यूड लें तो वो कर्वेचर के इक्वल आता है। तो यहीं से अगर हम कर्वेचर को 0 ले लें और गैमा डबल डॉट की मदद से कर्व ढूंढ ली थी हमने। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का तरीका कार अख्तियार करने लगे हैं। हमें मालूम है कि जिस कर्व का कर्वेचर कैपा हो और जिस कर्व का टॉर्शन टा हो वो कर्व बेसिकली फ्रेनेट सीरेट इक्वेशंस को सेटिस्फाई करती हैं। फ्रेनेट सीरेट इक्वेशंस की मदद से हम वो कर्व ढूंढेंगे। जैसे यहाँ हमने कहा था गैमा डबल डॉट जो है वो 0 है तो गैमा डबल डॉट की मदद से इंटीग्रेट करके हमने गैमा ढूंढ ली थी। इसी तरह से अगर हम फ्रेनेट सीरेट फार्मूलाई लें, फ्रेनेट सीरेट फार्मूलाई में आपको मालूम है क्या होते हैं? यूनिट टेंजेंट का डेरिवेटिव, यूनिट नॉर्मल का डेरिवेटिव और यूनिट बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव। अगर हमें यूनिट नॉर्मल मिल जाए किसी तरह से तो यूनिट टेंजेंट को
इंटीग्रेट करके हमें कर्व मिल जाएगी। जब हमारे पास कर्व हो और कर्व का डेरिवेटिव लें, यूनिट स्पीड कर्व का डेरिवेटिव लें तो यूनिट टेंजेंट मिल जाता है। अगर हमें टेंजेंट मिल जाए तो टेंजेंट की मदद से कर्व का डेरिवेटिव मिल जाएगा और इंटीग्रेट करके कर्व मिल जाएगी। तो बेसिकली टेंजेंट ढूंढने लगे हैं, और टेंजेंट ढूंढने लगे हैं फ्रेनेट-सीरेट फार्मूलाई की मदद से। फ्रेनेट-सीरेट फार्मूलाई से जब हम टेंजेंट ढूंढेंगे तो ऑब्वियसली वो यूनिट टेंजेंट होगा। तो हम ढूंढने लगे हैं ऐसी स्पेस कर्व जिस स्पेस कर्व का कर्वेचर के हो, जिस स्पेस कर्व का टॉर्शन टा हो, जहाँ पे कर्वेचर और टॉर्शन गिवन स्मूथ फंक्शंस हैं, ऐसी कर्व हम ढूंढने लगे हैं और विद द हेल्प ऑफ फ्रेनेट-सीरेट फार्मूलाई ढूंढने लगे हैं। तो कर्व गैमा मालूम करने के लिए हम फ्रेनेट-सीरेट फार्मूलाई वाली डिफरेंशियल इक्वेशंस लेते हैं, कंसिडर करते हैं। तो हमने कंसिडर की हैं वैसी ही डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे फ्रेनेट-सीरेट फार्मूलाई की हैं, अलबत्ता उनमें यूनिट टेंजेंट नॉर्मल और बाइनॉर्मल होते हैं। फिलहाल हमने उनके नाम कैपिटल टी, कैपिटल एन और कैपिटल बी रखे हैं। कैपिटल टी का डेरिवेटिव कर्वेचर इनटू एन है, वही डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। कैपिटल एन का डेरिवेटिव माइनस कर्वेचर टी प्लस टॉर्शन बी है, और b का डेरिवेटिव माइनस टॉर्शन n है। जहाँ पे ये जो t, n और b हैं ये r³ में कोई वेक्टर्स हैं। और हमने इनिशियल कंडीशंस ले ली हैं, कोई डोमेन i, कर्वेचर और टॉर्शन डिफाइन है डोमेन i के ऊपर। इस इंटरवल i में से कोई पॉइंट s0 लेकर हमने सपोज कर लिया है कि TS0 जो है वो यूनिट वेक्टर i है, NS0 जो है वो यूनिट वेक्टर j है, और BS0 जो है वो यूनिट वेक्टर k है। ये जो हमने T, N और B लिए हैं S0 पे, ये हमें मालूम है ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना रहे हैं। ये यूनिट हैं, आपस में परपेंडिकुलर हैं और राइट हैंडेड सिस्टम को भी फॉलो करते हैं कि T, N और B से T क्रॉस N से B बनता है, N क्रॉस B से T बनता है, B क्रॉस T से N बनता है। इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और इनके सॉल्यूशंस को हम कहेंगे वो कर्व का यूनिट टेंजेंट, यूनिट नॉर्मल और यूनिट बाइनॉर्मल हैं। अगर ऐसा हो गया, यानी इनके सॉल्यूशन की मदद से हमने कर्व मालूम कर ली और हमने कह दिया कि ये यूनिट टेंजेंट, यूनिट नॉर्मल और यूनिट बाइनॉर्मल हैं, तो ऑब्वियसली उस कर्व का कर्वेचर जो है वो कैपा हो जाएगा और उस कर्व का टॉर्शन जो है वो टा हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं? ये होमोजीनियस सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, फर्स्ट ऑर्डर की 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। इनको इधर ले आएं, राइट साइड 0 हो जाएगी, होमोजीनियस सिस्टम है। हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मुश्किल काम है। हाँ, फिलहाल हम बस लिखने लगे हैं कि इनका सॉल्यूशन है, और ये गारंटी हमें कौन दे रहा है? ये गारंटी हमें फंडामेंटल थ्योरम दे रहा है। अगर इनिशियल कंडीशंस ना हो तो तब भी सॉल्यूशन है, और अगर इनिशियल कंडीशंस हो तो तब यूनिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन। तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का विद दीज इनिशियल कंडीशंस एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस
गारंटी दे रहा है कि सिस्टम 1 का एक सोल्यूशन मिलेगा विद दीज इनिशियल कंडीशंस। वो सोल्यूशन यूनिक होगा। उस सोल्यूशन को हमने टी, एन और बी कह लिया है। अब मैं ये साबित करूंगा कि ये जो टी, एन और बी सोल्यूशन है ये राइट हैंडेड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना रहा है। अगर मैंने ये साबित कर लिया तो ये एग्जैक्टली क्या बन जाएंगी, फ्रेनेट सीरियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएंगी। और इनकी मदद से मैं जो कर्व बनाऊंगा ऑब्वियसली वो कर्व इन डिफरेंशियल इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही होगी, तो उस कर्व का कर्वेचर कैपा होगा और टॉर्शन टा होगा। तो क्लेम क्या है इस वक्त? क्लेम ये है कि टी, एन और बी जो है फॉर्म में तो प्रूव ये करना है कि ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन सेट है, ये एक राइट हैंडेड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना रहा है। राइट हैंडेड का मतलब ये है कि T और N का क्रॉस B है, N और B का क्रॉस T है और B और T का क्रॉस N है। अगर ऐसा है कि T और N का क्रॉस B, N और B का T और B और T का क्रॉस N है, तो इसका मतलब है ये राइट हैंडेड सिस्टम है। और ऑर्थोनॉर्मल के लिए अगर प्रूव हो जाए कि T डॉट T 1 है, N डॉट N 1 है, B डॉट B 1 है, तो इसका मतलब होगा यूनिट वेक्टर्स हैं। ऑर्थोनॉर्मल में दो कंडीशंस होती हैं, यूनिट हो और 90 के एंगल बना रहे हो। ये प्रूव हो गया तो यूनिट हो जाएंगे। और अगर साथ में ये प्रूव कर लिया कि T डॉट N, N डॉट B और B डॉट T ये तीनों ज़ीरो हैं, तो इससे ये भी प्रूव हो जाएगा कि ऑर्थोगोनल भी है, 90 का एंगल भी बन रहा है, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम हो जाएगा। इस सिस्टम को मैं प्रूव ये करना चाहता हूँ कि ये राइट हैंडेड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम है। राइट हैंडेड के लिए मुझे ये तीन बातें प्रूव करनी है, ऑर्थोनॉर्मल के लिए मुझे ये बातें प्रूव करनी है। देखते हैं ये हम प्रूव कर पाते हैं या नहीं। ये जो हमने T, N और B मालूम किए हैं, जो हमने कहा है कि इस सिस्टम का सॉल्यूशन है, T डॉट T को 1 प्रूव करने के लिए मैं इसका डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। d बाई डी एस ऑफ T डॉट T, प्रोडक्ट रूल लगेगा, T का डेरिवेटिव डॉट T प्लस T डॉट T का डेरिवेटिव। डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कम्यूटेटिव होता है, तो ये बन गया 2T डॉट T का डेरिवेटिव। चूँकि ये सॉल्यूशन है इस सिस्टम का, तो T और T के डेरिवेटिव इस सिस्टम को सेटिस्फाई कर रहे हैं। T का जो डेरिवेटिव है वो कर्वेचर N के इक्वल है। बाय 1 T के डेरिवेटिव की जगह कर्वेचर इंटू N लिख रहे हैं, तो मेरे पास जो d बाई डी एस डेरिवेटिव बन गया T डॉट T का, वो बन गया 2K T डॉट N। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे रहा हूँ। इस तरह से N डॉट N का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ, B डॉट B का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करता हूँ, d बाई डी एस ऑफ N डॉट N। इस दफ़ा मैं डायरेक्ट लिखने लगा हूँ जैसे यहाँ लिखा था। इस दफ़ा ये बनेगा प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के बाद और डॉट प्रोडक्ट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करने के बाद 2N डॉट N का डेरिवेटिव। और N के डेरिवेटिव की जगह क्या लिख लिया जाए? N के डेरिवेटिव की जगह लिख लिया जाए माइनस KT प्लस टॉर्शन B, और डॉट प्रोडक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा -2 कर्वेचर N डॉट T प्लस 2 टॉर्शन N डॉट B। इसको मैंने कह लिया इक्वेशन नंबर 3। N डॉट T, N डॉट B को 0 नहीं लिख देना, ये हमने प्रूव करना है। इसी तरह d बाई डी एस कैलकुलेट करते हैं B डॉट B का। फिर
प्रोडक्ट फार्मूले से डेरिवेटिव लेंगे और डॉट प्रोडक्ट की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये 2b डॉट b का डेरिवेटिव बन गया। और बाय 1 b के डेरिवेटिव की जगह लिख देंगे क्या, b का डेरिवेटिव किसके इक्वल है, माइनस टॉर्शन n के, यानी ये हमारे पास बन गया माइनस 2 टॉर्शन b डॉट n। हमने तीनों के डेरिवेटिव्स कैलकुलेट किए हैं और हमारे पास ये इक्वेशंस बन गई हैं, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। इसी तरह से हम t डॉट n, n डॉट b, b डॉट t का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं और इनके क्रॉस का भी डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। डेरिवेटिव कैलकुलेट करने लगा हूँ मैं किसका, t डॉट n का। प्रोडक्ट रूल, t का डेरिवेटिव डॉट n प्लस t डॉट n का डेरिवेटिव। t के डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है t के डेरिवेटिव की वैल्यू, कर्वेचर n डॉट n प्लस t डॉट n के डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करते हैं, क्या है माइनस कर्वेचर t प्लस टॉर्शन b। तो d बाई डी एस डॉट n जो है वो इक्वल आ रहा है कर्वेचर n डॉट n, अंदर मल्टीप्लाई कर लें, माइनस कर्वेचर t डॉट t और प्लस टॉर्शन t डॉट b। इस तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे t क्रॉस n का, तो बस जहाँ जहाँ डॉट आ रहा है वहाँ वहाँ क्रॉस आ जाएगा। d बाई डी एस t क्रॉस n का, यहाँ क्रॉस आ जाएगा, n क्रॉस n 0 हो जाएगा, t क्रॉस t 0 हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा टॉर्शन t क्रॉस b। डेरिवेटिव निकालते हैं n डॉट b का, तो प्रोडक्ट रूल जी, n का डेरिवेटिव डॉट b प्लस n डॉट b का डेरिवेटिव, और n का डेरिवेटिव किसके इक्वल है वो पुट कर लेते हैं। n का डेरिवेटिव माइनस कर्वेचर कैपा इंटू t प्लस टॉर्शन इंटू b डॉट b प्लस n डॉट b का डेरिवेटिव माइनस टॉर्शन n है। डॉट प्रोडक्ट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस कर्वेचर t डॉट b प्लस टॉर्शन b डॉट b माइनस टॉर्शन n डॉट n। इसी तरह से जब d बाई डी एस मालूम करेंगे n क्रॉस b का, तो इसमें जहाँ जहाँ डॉट है वो क्रॉस से चेंज हो जाएगा, माइनस कर्वेचर t क्रॉस b क्रॉस b सेम वेक्टर्स का 0, n क्रॉस n सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। और डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं b डॉट t का, d बाई डी एस b डॉट t का डेरिवेटिव, b का डेरिवेटिव डॉट t प्लस b डॉट t का डेरिवेटिव। b के डेरिवेटिव को लिख सकते हैं माइनस टॉर्शन n डॉट t एज इट इज प्लस b डॉट, और t के डेरिवेटिव को लिख सकते हैं कर्वेचर n। माइनस टॉर्शन n डॉट t प्लस कर्वेचर b डॉट
n। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 9 और इसी तरह से डेरिवेटिव निकाल लें b क्रॉस t का। तो जहाँ जहाँ डॉट है वहाँ क्रॉस आ जाएगा, माइनस टॉर्शन n क्रॉस t प्लस कर्वेचर b क्रॉस n। हमने प्रूव क्या करना है कि ये चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, यानी t डॉट टी किसके इक्वल आ रहा है 1 के, n डॉट n किसके 1 के, b डॉट b 1 के, t डॉट n डॉट b डॉट t 0, t क्रॉस n b, n क्रॉस b t, b क्रॉस t n। ये बातें हमने प्रूव कर ली हैं। क्या अगर मैं इनको इक्वल ले लूँ तो ये जो नई डिफरेंशियल इक्वेशंस बनी हैं सेटिस्फाई रहती हैं। नेक्स्ट क्लेम हमारा ये है कि t क्रॉस n इज इक्वल टू b, n क्रॉस b इज इक्वल टू t, b क्रॉस t इज इक्वल टू n, t डॉट t इज इक्वल टू n डॉट n इज इक्वल टू b डॉट b इज इक्वल टू 1 और t डॉट n इज इक्वल टू n डॉट b इज इक्वल टू b डॉट t इज इक्वल टू 0। ये क्लेम हमारा है कि ये जो हैं ये क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई इक्वेशंस 2 से लेकर 10 तक, ये सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये हमारा क्लेम है। हम इस क्लेम को चेक करते हैं। अगर ऐसा है, ये क्लेम हमारा ठीक है, तो नतीजा क्या निकलेगा। अगर हमारा ये क्लेम ठीक है तो इसका मतलब ये है, ये डिफरेंशियल इक्वेशंस जो 2 से 10 तक हैं हमने किसकी मदद से बनाई हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 की मदद से बनाई हैं। t, n और b क्या हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन है। ये इक्वेशंस अगर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 से लेकर 10 तक को सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब है ये जो t, n और b सॉल्यूशंस हैं ये इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता कि t, n और b जो हैं, जो सॉल्यूशन निकले हैं वो डिफरेंट हों और जो t, n और b इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन 2 से 10 तक को सेटिस्फाई करवा रहे हैं वो डिफरेंट हों। क्यों डिफरेंट नहीं हो सकते, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है। दो डिफरेंट t, n और b सिस्टम्स नहीं निकाले जा सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि एक t, n और b सिस्टम जो है वो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता हो, वो 2 से 10 वाली को सेटिस्फाई करता हो, और एक दूसरा सिस्टम हो जो t, n और b जो है वो 2 से 10 वाली को सेटिस्फाई करता हो लेकिन इन कंडीशंस को सेटिस्फाई ना करता हो, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, यूनिक है। बस हमें चेक ये करना है कि ये जो t, n और b हैं इन कंडीशंस के तहत डिफरेंशियल इक्वेशन 2 से 10 तक को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। चेक करने लगा हूँ सबसे पहले 2 को। t डॉट टी हमने किसके इक्वल ले लिया है, हमने अज्यूम कर लिया है 1 है। यहाँ 1 लिखें, 1 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 0। राइट साइड पे t डॉट n, हमने t डॉट n को किसके इक्वल ले लिया है 0 के। यहाँ 0 लिख के 2 कैपा से मल्टीप्लाई करूँगा 0 ही रहेगा, सेटिस्फाई हो गई इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, उसके लिए लेफ्ट साइड पे n डॉट n की जगह 1 लिखें, उसका डेरिवेटिव लें, 0 आ गया। राइट साइड पे n डॉट t की जगह कितना लिखें, n डॉट t की जगह 0 लिखें, n डॉट b की जगह भी 0 लिखें, यहाँ 0 यहाँ 0 लिखें, -2 इंटू 0 + 2, ये 0 ही आ गई। राइट हैंड साइड भी 0 ही आ गई, सेटिस्फाई हो रही है। इक्वेशन नंबर 4 की बात करते हैं। लेफ्ट साइड पे b डॉट b को 1 लिखें, 1 का डेरिवेटिव 0। राइट साइड पे b डॉट n हमने क्या लिया है, इस वक्त 0 लिया है, इसकी जगह 0 लिखें, राइट साइड भी 0, सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन नंबर 5 देखते हैं। इक्वेशन नंबर 5 में लेफ्ट साइड पे t डॉट n है। t डॉट n हमने इस वक्त अज्यूम कर लिया है कि t डॉट n किसके इक्वल है 0 के, तो 0 का डेरिवेटिव लेफ्ट साइड पे 0 बन गया। राइट साइड पे n डॉट n को हमने 1 अज्यूम कर लिया है
कर्वेचर आ गया, टी डॉट टी को भी हमने 1 ले लिया है, माइनस कर्वेचर आ गया, टी डॉट बी को हमने 0 ले लिया है, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 6 की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 6 में लेफ्ट साइड पर टी क्रॉस एन है, टी क्रॉस एन को हमने बी लिया है, यानी लेफ्ट साइड पे बेसिकली बी का डेरिवेटिव है, और राइट साइड पे टॉर्शन, और टी क्रॉस बी को हमने किसके इक्वल लिया है, हमने बी क्रॉस टी को एन लिया है, तो टी क्रॉस बी बन जाएगा माइनस एन, यानी बी का डेरिवेटिव जो है वो माइनस टॉर्शन एन है। क्या है ऐसा? हाँ बिल्कुल, इक्वेशन नंबर 1 यही है, इसका मतलब है ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन नंबर 7 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 7 की लेफ्ट साइड पे एन डॉट बी किसके इक्वल है, 1 के, 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। राइट साइड की बात करते हैं। राइट साइड पे टी डॉट बी जो है, टी डॉट बी 0, बी डॉट बी 1, एन डॉट एन 1, तो ये 0 प्लस टॉर्शन माइनस टॉर्शन 0, तो 0 सेटिस्फाई हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 8 की बात करते हैं। डिफरेंशियल 8 की लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास एन क्रॉस बी क्या है, टी, तो लेफ्ट साइड पे बेसिकली टी का डेरिवेटिव, राइट साइड पे माइनस के, और टी क्रॉस बी किसके बराबर होगा, बी क्रॉस टी एन है, तो टी क्रॉस बी माइनस एन, यानी ये आ गया टी का डेरिवेटिव कर्वेचर एन। क्या ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है वहाँ पे टी का डेरिवेटिव कर्वेचर एन के इक्वल है, ये भी सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन नंबर 9 और 10 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 9 लेफ्ट साइड पे बी डॉट टी को हमने कितना लिया है, बी डॉट टी को हमने लिया है 0, तो 0 का डेरिवेटिव 0। राइट साइड पे एन डॉट टी किसके इक्वल है, 0 के, तो 0, और प्लस बी डॉट एन भी कितना है, 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 9 की भी दोनों साइड्स इक्वल आ गई। इक्वेशन नंबर 10 की बात करते हैं। लेफ्ट साइड पे है बी क्रॉस टी का डेरिवेटिव, बी क्रॉस टी बेसिकली एन है, तो लेफ्ट साइड पे है एन का डेरिवेटिव, राइट साइड पे है माइनस टॉर्शन, और एन क्रॉस टी जो है, टी क्रॉस एन बी है, तो एन क्रॉस टी माइनस बी हो गया, प्लस कर्वेचर, और बी क्रॉस एन एन क्रॉस बी टी है, तो बी क्रॉस एन माइनस टी हो गया, और एन का डेरिवेटिव इक्वल आ गया, इसको पहले लिख लें माइनस कर्वेचर टी, प्लस इसको बाद में लिख लें टॉर्शन बी। ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन 1 देखें। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में, सिस्टम ऑफ 1 में जो सेकंड इक्वेशन है वो यही है, सेटिस्फाई हो गई। तो ये जो हम नई इक्वेशंस बनाई थी 2 से लेकर 10 तक, ये सेटिस्फाई हो रही हैं अगर हम राइट हैंडेड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम वाली कंडीशंस लेते हैं बी और टी के लिए, ये सेटिस्फाई हो रही हैं तब। इसका मतलब है बी, टी और एन जो हैं राइट हैंडेड सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। हमने टी, एन और बी के लिए डायरेक्टली नहीं प्रूव किया, क्या डायरेक्टली नहीं प्रूव किया कि ये कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, बल्कि हमने कंडीशंस जो बनानी थी उनके डेरिवेटिव्स लिए, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस बन गए, और हमने कहा कि अगर हम टी, एन और बी को इन कंडीशंस के मुताबिक लेते हैं तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं। 2 से 10 तक सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। सॉल्यूशन तो क्या होता है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस का, यूनिक होता है। इसका मतलब है कि ये जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए टी, एन और बी हैं जो इक्वेशन 1 से निकाले गए हैं, ये जो राइट हैंडेड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाते हैं। तो हमने प्रूव कर लिया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन 1 है विद गिवन इनिशियल कंडीशंस, उसके सॉल्यूशन वाले वेक्टर्स जो हैं वो राइट हैंडेड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बनाते हैं। वो ऑर्थोनॉर्मल भी हैं, वो राइट हैंडेड सिस्टम भी बना रहे हैं। मैं लेट कर लेता हूं कि जो कैपिटल टी है, चूंकि अब ये यूनिट वेक्टर है तो इसको टी यूनिट ले लिया, जो कैपिटल एन है उसको स्मॉल एन यूनिट कह लिया, और कैपिटल बी को मैंने स्मॉल बी यूनिट कह लिया। ये जो यूनिट टी, यूनिट एन और यूनिट बी जो हैं क्या बना रहे हैं, आर
forming right-handed orthonormal system. और ये डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी टी यूनिट का डेरिवेटिव जो है वो कर्वेचर n यूनिट है, जो n यूनिट का डेरिवेटिव है वो माइनस कर्वेचर t प्लस टॉर्शन b है, और जो b यूनिट का डेरिवेटिव है वो माइनस टॉर्शन n है। जो हमने सिस्टम को सॉल्व किया, प्रूव किया कि सिस्टम 1 जो है उससे बनने वाले वेक्टर्स जो हैं उसके जो सॉल्यूशन है वो राइट हैंडेड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना रहे हैं, उनका नाम हमने अब t यूनिट, n यूनिट और b यूनिट रख लिया है। अब कर्व बनाते हैं जी। कैसे बनाएंगे कर्व? गैमा सेम डोमेन के लिए स्पेस कर्व बनानी है, रेंज r³ होगी। कैसे बनाएंगे? t के इंटीग्रल से। ये जो t है, t यूनिट, इसका इंटीग्रल, इसमें फर्ज करें फिलहाल मैं वेरिएबल u यूम कर लेता हूँ, इसका इंटीग्रल s यूनिट से लेकर s तक, ये मैंने गैमा बना ली। पहले भी बनाई थी इस तरह से कर्व। t हमारा स्मूथ फंक्शन है, इस स्मूथ फंक्शन का इंटीग्रल लेकर गैमा बनाई है। तो बाय जो फंडामेंटल थ्योरम है इंटीग्रल का, या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एनालिसिस जो है वो क्या कहता है कि अगर t के इंटीग्रल से गैमा बनी है तो गैमा का डेरिवेटिव t के इक्वल होगा, गैमा का डेरिवेटिव t यूनिट के इक्वल होगा, एज t यूनिट इज ए यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब है गैमा इज ए यूनिट स्पीड कर्व। ये जो हमने गैमा बनाई है ये कैसी कर्व है? ये यूनिट स्पीड कर्व है। गैमा हमने कर्व बनाई है कैसे? t यूनिट का इंटीग्रल लेकर। ये इंटीग्रल लिया जा सकता है क्योंकि जो t यूनिट वेक्टर है हमारा ये स्मूथ वेक्टर है। तो स्मूथ वेक्टर है सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 को सॉल्व करके बना है। उसके अंदर कर्वेचर और s स्मूथ फंक्शंस थे, तो उनका सॉल्यूशंस भी एक स्मूथ फंक्शन है। ये एक स्मूथ फंक्शन है, स्मूथ फंक्शन के इंटीग्रल से हमने गैमा बनाई है। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस ये कहता है कि अगर इस इंटीग्रल से गैमा बनी है तो गैमा का डेरिवेटिव किसके इक्वल है? t के। गैमा हमारे पास एक कर्व है, गैमा का डेरिवेटिव t के इक्वल है। t हम साबित कर चुके हुए हैं यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब है गैमा का डेरिवेटिव अगर यूनिट वेक्टर बन रहा है तो गैमा एक यूनिट स्पीड कर्व है। मुझे मालूम करना है अब इसका कर्वेचर और टॉर्शन। यूनिट स्पीड कर्व का कर्वेचर कैसे मालूम करते हैं? उसके लिए हम लेते हैं t यूनिट का डेरिवेटिव। t यूनिट का डेरिवेटिव अगर सम कांस्टेंट इनटू n के इक्वल आए तो जो कांस्टेंट आता है वो कर्वेचर होता है। यहाँ पे t यूनिट का डेरिवेटिव, चूँकि t यूनिट हमने सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस 1 को सॉल्व करके बनाई है, बाय 1 t यूनिट जो है वो कर्वेचर n यूनिट के बराबर है, बाय 1। और यहीं से तो क्या निकला कि जो कर्वेचर है वही क्या है? इस यूनिट स्पीड कर्व का कर्वेचर है। जो कर्वेचर है गैमा का वो यही वाला k है जो इक्वेशन 1 में आ रहा है, जो गिवन स्मूथ फंक्शन था। नाउ b जो है वो किसके इक्वल? t क्रॉस n के राइट हैंडेड सिस्टम बना रहा है। और जब t और n से b बनाते हैं क्रॉस लेकर तो वही बेसिकली कर्व का बाई नॉर्मल होता है, यानी ये हमारी कर्व का बाई नॉर्मल है। t यूनिट टेंजेंट है, ये वाला n कर्व का प्रिंसिपल नॉर्मल है, और t क्रॉस n से बनने वाला b हमारी कर्व का बाई नॉर्मल है। और बाय 1 बाय नॉर्मल का डेरिवेटिव कितना है? माइनस टॉर्शन n। अगर बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव माइनस टॉर्शन n है, आप सोच रहे होंगे कि सिस्टम के अंदर तो कैपिटल B, T और N थे, आप अब स्मॉल b और n लिखे जा रहे हैं। क्यों भला? क्योंकि हम पोज कर चुके हैं कि कैपिटल T स्मॉल t के बराबर है, कैपिटल N स्मॉल n के, कैपिटल B स्मॉल b के इक्वल है, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। b का डेरिवेटिव
जो कि कर्व का बाई नॉर्मल है, माइनस टा एन के है, तो टा क्या है, इस कर्व का टॉर्शन है। टॉर्शन ऑफ गैमा जो है वो टा के इक्वल है। तो हमें मिल गई एक यूनिट स्पीड कर्व गैमा, जो हमने कैसे बनाई है। हमने शुरू में लिया था एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हमने कहा कि उसका यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस के मुताबिक। फिर हमने कहा कि वो जो सॉल्यूशन है वो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना रहा है। कैसे प्रूव किया कि वो ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम बना रहा है? उसके लिए हमने उस सिस्टम के डॉट और क्रॉस के डेरिवेटिव्स लिए और देखा कि कौन से ऐसे टी हैं जो उन डिफरेंशियल उन डेरिवेटिव्स को सेटिस्फाई करते हैं। वो हमने देखा कि तभी सेटिस्फाई होते हैं जब टी एन और बी ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम वाले हों। वो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। क्योंकि सॉल्यूशन यूनिक है गिवन सिस्टम का, सिस्टम 1 का, इसका मतलब है टी एन और बी आपने जब भी सॉल्व किए हैं उस सिस्टम से, वो हमेशा राइट हैंडेड ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। वो राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं। वो राइट हैंडेड सिस्टम बना रहे हैं तो वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इनको फ़र्ज़ करें हमने 11, 12 और 13 कह लिया है, और इनमें से टी यूनिट का इंटीग्रल लेके हमने गैमा बनाया है। ये जो टी यूनिट हमने हल किया है, चूँकि जिन डिफरेंशियल इक्वेशंस को हल किया है, फंडामेंटल थ्योरम गारंटी देता है कि उनके सॉल्यूशन स्मूथ होते हैं, इसलिए ये टी यूनिट हमारे पास स्मूथ फंक्शन है। गैमा इंटीग्रल से बनाया जा सकता है, और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कहता है कि अगर टी के इंटीग्रल से गैमा बनाया है तो गैमा का डेरिवेटिव टी होगा। गैमा का डेरिवेटिव टी होगा। गैमा हमने कर्व बना ली है, गैमा का डेरिवेटिव टी है। टी चूँकि यूनिट है, वेक्टर है, हमने प्रूव किया हुआ है। इसका मतलब गैमा जो है वो हमारी यूनिट स्पीड कर्व है, और गैमा हमारी यूनिट स्पीड कर्व है। टी यूनिट का डेरिवेटिव लेंगे, वो अगर सम कांस्टेंट इनटू एन आएगा तो ये वाला प्रिंसिपल नॉर्मल होगा, ये वाला कर्वेचर होगा। और चूंकि टी यूनिट का डेरिवेटिव कर्वेचर एन के इक्वल है, तो हमारे पास जो है साबित हो गया कि कर्व का कर्वेचर के है और एन उसका प्रिंसिपल नॉर्मल है। और बाई नॉर्मल बनाएं टी क्रॉस एन से, बाई नॉर्मल बनता है कर्व का। बाई नॉर्मल का डेरिवेटिव इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, माइनस टॉर्शन एन को। तो इसको सेटिस्फाई करने का मतलब है कि जो टा आ रहा है वो क्या है, कर्व का टॉर्शन है। हमने एक यूनिट स्पीड कर्व बना ली है जिसका कर्वेचर के और टॉर्शन टा है। थ्योरम का एक हिस्सा हमने प्रूव कर लिया है कि अगर हमें दो स्मूथ फंक्शंस कैपा और टॉर्शन गिवन हो ओवर एन इंटरवल आई, तो आप एक स्मूथ कर्व गैमा बना सकते हैं ओवर इंटरवल आई, जिस स्मूथ कर्व का टॉर्शन टा होगा और कर्वेचर कैपा होगा। नेक्स्ट हिस्सा प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसके अंदर हम प्रूव करेंगे कि ये जो कर्व हमने ऑब्टेन की है गैमा, अगर किसी और तरीके से ऑब्टेन की जाए, कोई दो कर्व बन जाएं, ये वाला तरीका ना अडॉप्ट करे कोई दूसरा शख्स, किसी दूसरे तरीके से वो कर्व निकाले, तो भी वो दोनों कर्व्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। हमें एक आइसोमेट्री m मिल जाएगी कि एक कर्व पे m ऑपरेट करके दूसरी कर्व के इक्वल आ जाएगा। लेकिन ये काम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।